हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई के बेटों की पाकिस्तान आमद के लिए अलीमा खान पुरुमीद। बेटे पाकिस्तान आएंगे लेकिन एहतजाज लीड नहीं करेंगे, बड़ा बयान दे दिया। कासिम और सुलेमान अमेरिका से वापस लंदन पहुंच गए। रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात के अलावा ट्रंप इंतजामिया के किसी बड़े ओहदेदार से मुलाकात ना हो सकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान में आने से ना रोकने का बयान दे दिया। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और बारिशों में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर सेनेट आबियो वसाइल कमेटी के मेंबरान बरस पड़े और दरियाओं के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज बन जाने पर मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए। बारिशों में सीडीए की नाअहली और गफलत सामने आ गई। क्या सीडीए का काम सोसाइटीज बनवाना ही रह गया है? कमेटी अरकान की शदीद तनकीद। इजलास की एक्सक्लूसिव तफसीलात भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर हुमायूं मेहमद और इनसे इजलास की अंदरूनी कहानी भी जानेंगे। इसके अलावा भारतीय पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को पशेमानी का सामना। ऑपोजिशन की भारतीय वजीर आजम पर शदीद तनकीद। भारतीय वजीर आजम पाक भारत जंग के हकायक बताने के बजाय किस्से कहानियां सुनाते रहे। ऑपोजिशन ने 35 राफेल तैयारों की शनाख्त परेड करवाने का भी मुतालबा कर दिया। इस पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अंदरूनी सियासत के हवाले से और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत मेहरबानी आपकी जी, मुझे मदऊ करने का जी डॉक्टर साहब, आगाज इसी से करते हैं। बताइएगा, इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? एक दिन बयान आता है कि वो नहीं आएंगे, फिर अलीमा खान साहिबा पुरुमीद लगती हैं। आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि मैं हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन। मैं इमरान खान की फैमिली का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। अगर उनके लिए वो अलीमा खान साहिबा हैं, आप ये सवाल उनसे करेंगे। एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, मेरे लिहाज से दो बेटे हैं जो माशाल्लाह नजर बदूर वो अपने बाप से मिलने के लिए आ रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो ना पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ना यहाँ पले बड़े हैं और ना उनकी माँ जो है वो बाय बर्थ या वो पाकिस्तानी है। ठीक है, उनकी माँ ने कोशिश की वो पाकिस्तान में आके सेटल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा तो वो वापस चले गए। तो दैट इज द स्टोरी, एज अपोज टू उन बेटों के जो कि पाकिस्तान लाहौर के मुख्तलिफ गलियों में पले बड़े हैं और उसके बाद पाकिस्तान में नहीं आते और कहते हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तान का लॉ अप्लाई नहीं होता। ये दो बच्चे हैं जो अपने बाप से मिलने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और ये सुनते हैं कि हम जब आप पाकिस्तान आओगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान आ जाए। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो अपने बाप से नहीं मिलने आए थे और अपने मतलब माँ को उन्होंने फेडेक्स कर दिया था कि सॉरी जी, हम आपके कंधा देने नहीं आ सकते। दूसरी तरफ हमने वो भी बेटा देखा है जिसके वालिद साहब की जब डेथ हुई है तो वो रूपोश थे, बाहर निकले, अपने वालिद के उसको मियत को कंधा दिया और उनको दफनाया और इस किस्म के। तो हमारे पास हमने बर्ज वो देखे ना, वो क्या कहते हैं, फानूस की गर्दिश से क्या क्या नजर आता है। तो ये चीज है। अब अगर ये दोनों बेटे आते, मैं एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी उसको लीड नहीं करना था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही लीड करेगी। हाँ, ये प्रेजेंट हो सकते हैं और ये याद रखें, अगर कोई पार्लियामेंटेरियन जो कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें ये कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान के जो आइन है वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस करता है, तो मैं उनको जवाब देता हूं कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में आर्टिकल 20 और 21 लोगों को ये हुकूक देते हैं कि आर्टिकल 20 कहता है ह्यूमन राइट्स के लिहाज से आपको हुकूक देता है कि आप जाके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। पीसफुल जरूरी है डेमोन्स्ट्रेशन कर, जैसे हम लोग फलस्तीन के खिलाफ हम लोग कहते हैं तो हम लोग या फिर जेनीवा में और या फिर अमेरिका में हम जाके एहतजाज कर सकते हैं। आर्टिकल 21 जो है वो
इंटरनेशनल कॉवेनेंट है जो कि पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल राइट्स के बारे में कहता है, और उसमें भी वो कहता है कि आप उसमें एहतजाज कर सकते हैं। तो ये दोनों बेटे जो हैं अपने वालिद के साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उसमें और जो पॉलिटिकल राइट्स वायलेशन हो रही है उसमें आके अगर ये एहतजाज करते हैं पीसफुली, ये उनको यूनाइटेड नेशंस तहफ़्फ़ुज़ देता है। बाकी क्या उनको पीटीआई के साथ मिलके आना चाहिए? प्रोबेबली नॉट। अच्छा, मैं तो इसलिए आपसे ये पूछ रही हूँ, आई कम बैक टू माय क्वेश्चन अगेन, कि उनको पूरा राइट है कि वो आएँ और अपने वालिद की रिहाई के लिए जो भी उन्होंने मूवमेंट करनी है वो करें, लेकिन मैं तो इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि दो बयान एक साथ आ गए ना। पहले इमरान खान साहब का बयान आया कि नहीं, कासिम और सुलेमान जो है वो नहीं आएंगे, फिर अलीमा खान साहिबा आज कहती हैं कि नहीं, हम पुरुमीद हैं, वो आएंगे लेकिन एहतजाज लीड नहीं करेंगे। तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं मैं पीटीआई का सेनेटर हूँ, तो आप चले, अलीमा खान साहिबा इमरान खान की बहन है, एज सच कोई नहीं है, तो क्या इमरान खान साहब की बात को आप डिनाई कर रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, या अलीमा खान साहिबा की बात को आप डिनाई करें? क्या सिचुएशन क्या है इस वक्त? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इस तरह है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, शायद आप मेरी बात समझ नहीं पाई या शायद मुझे सही समझाने का तरीका नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा कह देता हूँ। इमरान खान साहब एक इंसान है, उनकी एक फैमिली है। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल लीडर है, इमरान साहब एक जो है वो इंटरनेशनल लीडर है, ये मुख्तलिफ स्टेटस है और एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, उनके मुख्तलिफ किरदार हैं। वो एज अ फैमिली अपने बेटों को या अपनी बहनों को या अपनी बेगम को वो कुछ कहे, उसका ताल्लुक पीटीआई के साथ नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है उनका ताल्लुक पीटीआई के साथ एज अ पॉलिटिकल लीडर जो पाकिस्तान के अंदर विद इन पाकिस्तान है, उसमें वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कह सकते हैं। फिर एक उनका है शौकत खानम या नमल के साथ जो उनका वो है, उसमें वो कुछ कर सकते हैं। अब ये सारे मुख्तलिफ चीजें, इसको कंफ्यूज ना करें, ना नमल को और शौकत खानम को पॉलिटिक्स में लेकर आए, ना पॉलिटिक्स को उधर ले जाए, ना फैमिली को पॉलिटिक्स में लेकर आए, ना पॉलिटिक्स को उधर लेकर जाए। ये उनके अपने हैं। एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, इमरान खान ने कहा है कि हम लोग 5 अगस्त को निकलेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला 5 अगस्त को निकलेंगे। ठीक है जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सर ज्वाइन किया। आपने बड़ी खूबसूरती से मस्त कम्प्लीमेंट, जो बड़ी इंटेलिजेंटली आपने अलीमा खान साहबा या खान साहब की बहनें या जो भी उनका फैमिली है उनको पॉलिटिक्स से आपने दूर कर दिया जी। उनका अपना जाति खान साहब जाने, उनकी बहनें जाने, हमारा उनसे कोई तल्लुक नहीं। पीटीए फेयर एनफ सर, आप कह रहे हैं स्पोक्स पर्सन है, मान लेते, लेकिन वो जब वो बहनें आएंगी, वो बात करेंगी, मीडिया पे बात करेंगी, जर्नलिस्टों से बात करेंगी, उनके यहाँ क्लिप्स चलेंगे, ट्वीट्स आएंगे, सारी चीज़ें होंगी और सारी पॉलिटिक्स ही डिस्कस होगी। वो इमरान खान साहब के बारे में हो, पीटीआई के बारे में हो, जनरल उनके अगर आसिम मुनीर साहब के बारे में हो, फौज के बारे में, एजेंसीज के बारे में, हुकूमतों के बारे में, अंडर द कई हर टॉपिक पर अलीमा खान साहब बात करती हैं। आप फिर भी हमें ये कहते हैं जनाब इट्स देयर पर्सनल, खान साहब और उनका मसला है। वो पीटीआई के अफेयर्स पे भी बात करती हैं। उन्होंने उस दिन कह दिया कि इमरान खान साहब को पीटीआई ने वहां पे अली अमीर गंडापुर साहब ने मैनेज कर दिया। ये आप इसको पॉलिटिकल स्टेट में नहीं समझते। या उन्होंने आके मिशाल यूसुफजई साहब को खासी बड़ी उन्होंने सुनाई है कि वो आप हैं और जेल में आके कुछ दिन गुजारे हैं उन्हें, और ऐसे शेर अफजल मरवत साहब को उन्होंने सुनाई है। मतलब आप मुझे बताएं किसको उन्होंने नहीं सुनाई हुई पॉलिटिकली तौर। आप हमें ये यकीन दिला रहे हैं डॉक्टर साहब, वेरी स्मार्टली, मस्ट कम्प्लीमेंट यू, कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी बात ही ना करें सर। रऊफ कासला साहब, इस तरह है कि आप माशाल्लाह मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट सहाफ़ी हैं। अब मैं आपको दोबारा एक कर देता हूँ, अगर मैं अलीमा खान साहिबा की जगह होता मैं शायद उससे ज्यादा सुना देता। क्यों? ये याद रखना कि वो एक बहन है, भाई के साथ जो जुल्म हो रहा है, अब उसके अंदर, एक औरत के अंदर इमोशंस एक मर्द से ज्यादा होते हैं। तो मैं उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी बातों को रिस्पेक्ट करते हुए, मैं उनकी बात सुन भी लूंगा, उनको सह भी लूंगा और मैं उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा। लेकिन क्या उनका पॉलिटिकल रोल है? मैं उसको नहीं समझता कि उनका पॉलिटिकल रोल है। अब बातें जो आपने कही है कि वो आके सारी बातें बताती, ये करती है। अगर ये डरपोक गवर्नमेंट, अगर ये बुज़दिल गवर्नमेंट, अगर ये जो क्या कह सकते हैं ऐसी गवर्नमेंट जिसका ग्राउंड में कोई सपोर्ट नहीं है, इनकी कोई जड़ें नहीं है,
अगर ये गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप को इमरान खान से मिलने देती, इमरान खान का जो पॉलिटिकल राइट्स है वो उनको देने देती और वहां पे ये डिस्कशंस होते, तो फिर एक फैमिली मेंबर को एज अ कासिद आके हमें बताने की जरूरत ना पड़ती। ये एक समझे वैक्यूम है कि जहां पे हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इमरान खान से नहीं मिल सकती, और उसकी वजह ये है कि ये सारे लोग के अंदर एक क्या कह सकते हैं, एक डर है, इमरान फियर फैक्टर है। अरे सर थोड़ा सा आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। फेयर एनफ सर, अभी बात हो रही थी, रबिया ने आपसे पूछा तो आपने कहा जनाब के उनका हवाला दिया, इनडायरेक्टली आपने हवाला दिया हसन नवाज का, हुसैन नवाज का, कि वो यहाँ पैदा हुए, गलियों में गवाल मंडी में जवान हुए, लेकिन अब वो कहते हैं हम पे केस नहीं चल सकता क्योंकि हम तो ब्रिटिश शहरी हैं। फेयर एनफ। अब इसी तरीके से कासिम और सलमान का भी कहा जा रहा है जनाब वो ब्रिटिश नेशनल, वहीं पैदा हुए, उनकी वालदा साहब वहीं पे रहते, उनका भी पाकिस्तान से कोई इस तरह ऐसा ताल्लुक नहीं है। एक चीज मुझे समझ नहीं आती, एक मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहता है, अगर उन पे केसेस हो जाएं तो वो भी कहते हैं मेरे बच्चे ब्रिटिश नेशनल हैं, उनकी कोई बात नहीं हो सकती, और लेकिन वो मुल्क के वजीर आजम बन सकते हैं, अपने बच्चे वहां पे हैं नवाज शरीफ साहब के, फेयर एनफ मान लेते हैं। ऐसे ही अगर इमरान खान साहब के बच्चों का कोई रोल यहाँ पे, जो उनकी अपनी पार्टी, उनकी अपनी बहन और सारे वो कह रहे हैं, उन पे भी अगर सवालात, कुछ चीजें कोई इस तरह की हुकूमत करे, कोई और करे, तो आप भी वो एक्सक्यूज यूज करते हैं कि नहीं जनाब वो तो ब्रिटिश नेशनल है, और उनके वाले साहब पहले भी वजीर आजम रहे हैं, फिर भी रहेंगे। ये क्या वजह है कि दोनों वजीर आजम वन वे द अदर, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, तो बच्चे उनके ब्रिटिश नेशनल हैं, एक्टिविटीज वो भी कर सकते हैं, चाहे मुलाकातें करें, बिजनेस करें, सारा कुछ करें, बच्चे लंदन में रहते हैं, दोनों की बात कर रहा हूं सर, लेकिन यहाँ वजीर आजम पाकिस्तान में बनते हैं सारे सर। क्लासर साहब इस तरह है कि अगर मैं कल को आके एक प्रोग्राम करना शुरू कर दूं, मैं सहाफी नहीं बनूंगा। मैं चाहे एक प्रोग्राम कर रहा हूँ किसी सिफारिश की वजह से, लेकिन मैं सहाफी नहीं हूँ। आप ऐसे अच्छा प्रोग्राम कर लेंगे, मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा, आप डॉक्टर साहब जब भी आपने सोचा, हमारे यहाँ जितने दर्जनों एंकर बैठे हैं उनसे ज्यादा बेहतर करते हैं, इंफॉर्मेशन भी है आपके पास, एनालिसिस अच्छा करते हैं आप, यू विल बी बिग हिट एज एन एंकर सर, ये मैं आपको दिल से बता रहा हूँ सर। उसकी वजह यह है कि एज अपोज टू वो बच्चे जो कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे पाकिस्तान से बाहर गए हैं, जिनका सारा पैसा जो वहां लगा हुआ है वो पाकिस्तान से गया है, उनके दादा ने भेजा है, पता नहीं कैसे भेजा है, किस तरीके से, कौन सा चैनल है वो चैनल हमें नहीं पता। सलमान अकरम राजा साहब जो आपकी पार्टी के सर, कुछ कहता है, सलमान अकरम राजा साहब आपकी पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने सारा जो वहां पे साबित किया हुआ है सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के वकील थे, शरीफ फैमिली के पैसा यहाँ से कैसे किस तरह किया है, उन्होंने तो उनको इनोसेंट वहां पे बना दिया था सर। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये साबित सर कतरी लेटर उन्होंने जमा करवाया था, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कतरी, मशहूर जमाना या बदनाम जमाना जो भी कहें, सलमान अकरम राजा साहब ने विड्रॉ हो गया था ना, कतरी खत आपको भी पता है, मुझे पता है, विड्रॉ हो गया था। अभी तक एक्चुअली कोई ऐसा सही तरीका नहीं बताया गया कि जहां से पैसा गया, लेकिन उसको छोड़ दें, हम वो डाइग्रेस कर रहे हैं। मैं दूसरी बात बताता हूँ, दूसरी तरफ वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान के पासपोर्ट पे किसी तरीके से ना अप्लाई किया, ना कभी वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे रहे, लेकिन उनके वालिद वो शख्स है कि जो कि पाकिस्तान में डील करके मुल्क से फरार होना नहीं चाह रहा, जिसने पाकिस्तान के अलावा मुल्क के किसी दुनिया के किसी और मुल्क में अपनी जायदाद नहीं बनाई, ना उनके बच्चों की यहां से कोई पैसा बाहर गया है। अगर उनके कोई और वसाइल है जो उनकी मां की तरफ से, वो दूसरी चीज है, यहां से कुछ नहीं हुआ। तो इन दोनों को मिलाना, इन दोनों का आपस में मवाजना करना, समझ आ गया आपकी बात, दिन और रात का आपस में मवाजना करना है, ये सूरज और चांद का आपस में मवाजना करना। अच्छा सर, अभी अमेरिका में हमने देख रहा है कि कासिम का इंटरव्यू आया, उन्होंने कुछ चैनल्स को दिया है, मुलाकातें की हैं, तो बहुत सारी तनकीद आ रही है कि उनके वाले साहब हैं, अमेरिका को जिम्मेदार समझते थे अपनी हुकूमत गिराने का, साजिशों का, बला बला, वो आपको सारा पता है। उनके बच्चे जो है उन्होंने यूके में लॉबिंग करने के बजाय, यूरोपियन यूनियन में करने के बजाय वो वहां पे अमेरिका में गए हैं और वहां पे सेनेटर्स या जो भी कांग्रेसमैन से मिले हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या वाले साहब समझते थे अमेरिकन ने मुझे हुकूमत से हटाया, जैसे भुट्टो साहब समझते थे, बच्चे उनके जाके वहां पे लॉबिंग कर रहे हैं, नहीं जनाब हमारे वाले साहब के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है। हाउ डू यू सी दैट, के इसको कैसे आप देखते हैं इन दोनों चीजों को? देखिए, मैं इस तरह देखता हूं कि एक, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना,
एक है अमेरिका की एक हुकूमत है, उसकी पॉलिसी है, एक दूसरी हुकूमत है, उसकी पॉलिसी है। ये दो हुकूमतें मुख्तलिफ हैं, वो अमेरिका की हुकूमत है, उनकी पॉलिसीज फर्क होती हैं। एक हुकूमत ने पॉलिसी ये की थी कि हमें इमरान खान इसलिए नहीं चाहिए कि इमरान खान ने हमें अड्डे देने या ये चीज करने से वो एक सवाल होता, उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो ये हमारे फायदे का नहीं है। नंबर 2, ये जो है ये रशिया के साथ बातचीत करना चाहता है तो ये हमारे फायदे में नहीं है। इमरान खान जो है वो हमारी बात नहीं मानता, ये हमारे फायदे में नहीं है। तो इस वजह से वो उन्होंने एक पैगाम भेजा था जिसमें लिखा गया था कि अगर तुम लोगों ने इमरान खान को ना हटाया तो फिर हम तुम लोगों को समझ लेंगे, और अगर तुमने इमरान खान को हटवा दिया तो फिर हम तुम्हारे साथ डील करेंगे। अब वो उन्होंने किसको दिया था? कम से कम इमरान खान की हुकूमत को नहीं कहा था। तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं ये उस हुकूमत की पॉलिसी थी। हम ये नहीं कह रहे कि इस हुकूमत की पॉलिसी है। इस हुकूमत ने उस हुकूमत की बहुत सारी पॉलिसीज को रिवर्स किया था। अच्छा सर, ये बताएं, आपने एक लफ्ज यूज किया है एब्सोल्युटली नॉट का, जिस पर खान साहब का बड़ा नैरेटिव बना था कि अमेरिकन ने हमसे अड्डे मांगे हैं या मांगेंगे तो नहीं देंगे। खान साहब को हटाया गया था अप्रैल 2022 में। 3 साल हो गए सर। कोई आपकी इन्फॉर्मेशन है कि अमेरिकन को इस हुकूमत ने, हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई अड्डे दिए हों? क्योंकि खान साहब तो दे नहीं रहे थे। इनको लाए जो नैरेटिव था, इन्होंने अड्डे दिए हैं उनको अमेरिकन को सर यहाँ पे पाकिस्तान में सर इन 3 सालों में? सर मुझे उसका इल्म नहीं है, वो हो सकता है नैरेटिव था आपका कि इसलिए हमें हटाया गया है कि हमें अड्डे नहीं दे रहे थे और इनको लाया गया है ताकि ये अड्डे देंगे। सर मैं दैट्स द रीजन कि पीटीआई के दोस्तों को पता होगा, शायद हो सकता है हमारे नॉलेज में ना हो सर कि 3 सालों में कोई अड्डे मिले होंगे। हो सकता है। देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं उस इंटरव्यू का रेफरेंस दे रहा हूँ कि जिस इंटरव्यू में आप ही तरह के एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया था कि वुड यू डू दिस थिंग फॉर इफ यूएस आस्क्ड यू, एंड ही सेड एब्सोल्युटली नॉट। अब ये देखिए बात ये हो जाती है, आप ये याद रखना कि आप एज अ सहाफी बाज दफा फीलर्स छोड़ते हैं। आप आके एक ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि इस आदमी का थॉट प्रोसेस क्या है। उस थॉट प्रोसेस को हो सकता है सर वो सवाल पूछवाया गया, ये भी होता है। बंदा उसे कहते हैं कि यार आज अगर आप उनसे कह दो कि ये कर लो, कि हो सकता है ये लोग कहें कि हाँ इसको हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट दैट इज गुड इनफ ना सर। ये भी होता है, डिस्कशन हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये चीजें हो सकती हैं। आपको भी पता है सर, हम भी देखते रहते हैं, बाज़ दफा सहाफियों को सवाल दिया भी जाता है तुमने ये सवाल मुझे पूछना है, और ये बात मैंने कही। खान साहब, जो मेरा भी ख्याल है, एग्री विद यू कि समझदार सियासतदान हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता। तो मतलब मैं अगर होता, सपोज मुझसे सवाल किया जाता तो मैं कह देता अभी उन्होंने अड्डे नहीं मांगेंगे तो हम देखेंगे, पार्लियामेंट है, हुकूमत है, कैबिनेट है, लोग हैं, मशवरा करेंगे, डिबेट करेंगे, उस वक्त फैसला करेंगे। दैट शुड हैव बीन द रिप्लाई। इट मींस ये सवाल खान साहब को जहन में था कि ये बात हमने करनी है और कल को नैरेटिव बनाना है। अदरवाइज आप ठीक कह रहे हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो सहाफी के, मैं समझता हूँ सहाफियों के ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को किसी भी समझदार वजीर आजम, वजीर या पब्लिक ऑफिस होल्डर को जवाब नहीं देना चाहिए। आपका मतलब ये है कि जो अमेरिकन सहाफी था वो पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफियों की तरह वो उसको कहा जाता था। अच्छा, जितना मुझे पता है, एक मिनट साहब जी, आप अमेरिकन सहाफियों को समझते हैं आप समझते हैं अमेरिकन सहाफी इंटेग्रिटी में और उसमें वो आसमान पर बैठे हुए हैं। मैं दर्जनों आपको चीजें उन्होंने इराक पे, सर एक मिनट सर, ये इराक पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की स्टोरी किसने चलाई थी? ये सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार जो थे, चैनल थे, उन्होंने अमेरिकन पब्लिक को राजी किया था कि सद्दाम हुसैन के पास ये है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जय हमला कर दे। इतनी बड़ी डिजास्टर की लाखों बंदे मरवा दिए थे उन्होंने अमेरिकन में। सबकी नहीं बात कर रहे, 1-2 चैनल अखबार नहीं होंगे, मोस्टली तो उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे बुश को और झूठ फैला रहे थे, झूठी खबरें दे रहे थे, लाखों बंदे मरवा दिए अमेरिकन मीडिया ने। सर आप कह रहे हैं कि उनकी इंटेग्रिटी हमसे बेहतर हो सकती है? सर दो चीजें होती है ना, आप मुझे बोल लेने दें। देखिए इस तरह है कि डेफिनेटली इस तरह कर सकते हैं। अब मैं एक बंदे की फितरत जानता हूँ। इमरान खान जनरली, इमरान खान की फितरत है, वो लोगों को ये नहीं कहता कि आप मुझसे ये सवाल पूछना। आप उससे कोई भी सवाल पूछ लो, वो उनके जवाब देंगे और वो फिर बदी देंगे, वो पढ़ के लिख कर नहीं लेकर आएंगे। उनका एक अपना है, उनका गलत थे, उनको बाद में वो मेरी नजर में ऐसा जवाब भी दे देते हैं जो कि जैसे आपने वो जवाब दिया है, शायद पॉलिटिकली या शायद उस लिहाज से शायद वो एक सवाल आप उसको कर सकते थे। लेकिन बाज दफा जो आदमी सीधा साधा आदमी होता है, जो कि दिल का साफ होता है, वो डायरेक्ट वो कर देता है, वो कह देता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा। बात दफा बहुत ज्यादा आप ये देखते हैं कि बात दफा बहुत ज्यादा स्ट्रेट सच भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो आपको आइसोलेट कर देता है, वो आपको उन नजरों में ले आता है कि यार ये हमारे किसी काम का नहीं है। जो आदमी जिसको जब हम कहते हैं ना कि ये मुकावमत का बादशाह है, एक्चुअली हम ये कहते हैं कि यार ये कोई भी काम कर सकता है एज फार एज उससे आप काम करवा लो तो उसकी चीज हो। लेकिन दूसरी
दूसरी तरफ एक आदमी होता है वो कहता है कि यार मैं ये काम नहीं करूंगा, जो मर्जी वो हो जाए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक हाथ पे सूरज रख दो या एक हाथ पे चांद रख दो, मैं आप लोगों का ये बात नहीं करूंगा। तो बाद दफा आपको वेरी क्लियर होना पड़ता है अपनी बात में, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपना ये टॉपिक जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब ये बताएगा, वेरी स्पेसिफिकली बताएगा, ये जो तहरीक अनाउंस की है 5 अगस्त को नुक्ता उरूज होगा इसका, और ये सब बातें, तमाम बातें जो की जा रही हैं, क्या स्पेसिफिक आउटकम है आपका तहरीक के लिए? क्योंकि स्पेसिफिक आउटकम पे ही कामयाबी नाकामी जो है वो जज की जाएगी। पहले भी जो है एक मूवमेंट निकाली, कहा था कफन बांध के निकले हैं, खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे, कोई आउटकम अचीव नहीं किया था, और एक हमने देखा था एक केओस जो है वो नजर आया था। इस तहरीक का प्लीज स्पेसिफिकली बताएगा कि क्या आउटकम जो है वो आप लोग ने डिसाइड किया है कि ये होगा तो ये हमारे लिए कामयाब एक तहरीक होगी। अच्छा, मैं आपके इस बात से डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। वो केओस बिल्कुल नहीं हुआ था। वो केओस इस तरह हुआ था कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो 5 मिनट की गोलियां चलेंगी और आप लोग ये कर लोगे। और ये याद रखें, वो आपको याद दिलाती है कि जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी की, कि उसमें भी इसी तरीके से गोलियां चली थी। अब जब गोलियां चलती हैं तो कोई भी शख्स, आप मैं कोई भी हो, किसी भी हो, हम लोग हर एक अपनी जान बचाने के लिए करता है, और वो बहुत सारी चीजें हुई थी उसमें। अब लेट्स नॉट गो देयर। लेकिन क्या उसका इंपैक्ट हुआ? तो उसका बिल्कुल इंपैक्ट हुआ। हाँ, मेरी नजर में वो अगर हम जरा बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते तो उसका बेहतर रिजल्ट आ जाता। अब रही बात ये कि इसका क्या होगा, मेरे लिहाज से 5 अगस्त का जो एहतजाज होगा वो बजाय नेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे, वो यूनियन काउंसिल के लेवल पे होगा। और उससे ये होगा कि जो लीडरशिप है वो डिवॉल्व होके नीचे 3rd या 4th टियर की तरफ जा रही है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ रही हैं, विच इज अगेन अ गुड थिंग। क्यों? जब आपने शेर का शिकार करना होता है तो आपकी स्ट्रैटेजी फर्क होती है, जब आपने लगड़ बगड़ का शिकार करना होता है तो आपकी स्ट्रैटेजी फर्क होती है। जब हमने इस दफा हमने देखा है कि यार ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत के पास कोई मॉरल एथिकल वैल्यूज है ही नहीं, ये कोई भी गलत काम कर सकती है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजाइज ये है कि बनिस्बत हम एक जगह पे सारे जमा हो, हम अपनी स्ट्रेंथ पर खेलेंगे। हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम हर जगह पर। आज कमेटी का इजलास था वाटर एंड पावर का, आप उसके मेंबर हैं, एंड आई मस्ट से लेट मी कम्प्लीमेंट यू। बड़े इंटेलिजेंटली आप हैं, उस शफकत अवान साहब हैं, सिंधु साहब हैं, सादिया अब्बासी साहब हैं, और भी वहाँ पे हाशमी साहब, सारे लोग, आप लोग वहाँ पे आते हैं, मेहनत करते हैं बड़े अच्छे से। आज आपने स्पेशली आपने और उन्होंने अवान साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है। जरा हमें डिटेल बताएंगे कि वहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटीज ने दरियाओं के पूरे बेड्स ले लिए हैं, वहाँ पे नाले बंद कर दिए हैं, घर बना दिए हैं। समाज का भी आज सवाल आया कि वहाँ पे भी उन्होंने नाजायज तजावुज़। थोड़ा कमेटी मीटिंग का हमें बताएंगे, ये जो इशू, असल इशू तो ये हैं जिन पर थोड़ी सी बात करने की जरूरत है सर। वो तो आज बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, कोई इदारा काम ही नहीं कर रहा सर इस मुल्क में। उसमें दो चीजें मेन, 2 एजेंडा थे। एक एजेंडा ये था कि ये जो रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर जो एक ये गांव है, सैदपुर गांव, उधर जो आया था, और एक जो DHA फेज 5 का जो था, वो जो इस्लामाबाद के टेरिटरी में होते हैं, इन 2 जगहों में जो जानी नुकसान या माली नुकसान हुआ है उसके बारे में बातचीत हुई थी, जिसका CDA ने कहा था। अब मेरा वहां पे एक सवाल ये था कि देखिए, हम लोग अगर फर्ज करें CDA किसी को या कोई जमीन एक्वायर करता है, CDA उनको NOC देता है। अब उस सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कहां से पानी बह रहा है, किस तरीके से हमने उसको मैनेज करना है। लेकिन अब वो ये याद रखना, वो जो गाड़ी थी वो चौक से, वो एक चौक है वहां से उठी है, और वहां पे साथ एक नाला है जिसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कर्नल साहब उनकी बेटी वाले वाकये की बात कर रहे हैं, जो बेचारे वो गाड़ी में उसमें वो बह गए थे, जिनकी गाड़ी, उनकी बात। एग्जैक्टली। अब सवाल ये हो जाता है, वो CDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिहाज से नहीं बनती कि आपने उस नाले के आसपास आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं बनाई, कुछ नहीं की। अगर वो बन गई होती शायद वो फिर भी बेहतर, लेकिन उस दरिया के अंदर ना जाता, वो डेथ ना होती, वो चीज ना होती, नुकसान खाली माली हो जाता, वो जानी नुकसान में तब्दील ना होता, और 2 जानी नुकसान हुई है। तो हमें इन चीज के ऊपर, और ये वो सवालात हैं जो हमने कहा है कि नेक्स्ट टाइम इनको बुला के करेंगे। दूसरा ये था कि मुख्तलिफ जगहों पे जब सैलाब आता है तो किस लिहाज से वो होता है, और जो पानी की टेबल्स हैं पाकिस्तान में कम होती जा रही है, उसके लिहाज से जो
वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, जो एक्वाफर है, जो पानी के जो जमीन के नीचे है, उन लेवल्स को हमने वो करना था। उसमें आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो सूबाई लोग थे उनको ना वो तैयार थे, ना उन्होंने कोई स्टडी की थी, ना उन लोगों ने कुछ एक बड़ा इंकशाफ हुआ डॉक्टर साहब, आप भी सरप्राइज हुए थे, सब हुए थे कि केपी खैबर पख्तूनख्वा साहब वाले इरिगेशन वाले कह रहे थे कि आज तक खैबर पख्तूनख्वा में वाटर लेवल के लिए स्टडी नहीं की गई, उन्हें तो पता ही नहीं है। सर मैं तो बड़ा मायूस हुआ उनको देखकर। सूबाई लेवल पे तो कैपेसिटी के इश्यूज हैं, जितने लोग आ रहे थे कोई तैयार भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, आपने भी बात की सवात के रिवर के किनारे होटल बनाए गए हैं, वहाँ पे बेड में बनाए गए गैर कानूनी, आपने पूछा भी जी कौन लोग हैं, ताकतवर वगैरह बला बला, इतनी डेथ्स हुई हैं सारी। तो ये खैबर पख्तूनख्वा हम तो समझते हैं मिसाली हुकूमत है खान साहब की, वहां 13 साल हो गए, चलो बाकी पीरियड छोड़ दे, 13 सालों में उन्होंने कभी वाटर स्टडी तक नहीं करवाई खैबर पख्तूनख्वा में। सर मतलब हाउ डू यू सी दैट? देखिए आपने देखा है कि मैंने उनको स्पेयर नहीं किया। इट डजंट मैटर कि कौन सी हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है क्या है। मैंने एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने बात उठानी है इनकॉम्पिटेंस की, मैंने बात उठानी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। एट द एंड ऑफ द डे हम सेनेट में वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग दीज क्वेश्चंस। और मुझे वाकई अफसोस हुआ कि वहां पे केपी की हुकूमत ने नहीं किया, बाकियों ने भी नहीं किया। आपने बलूचिस्तान वाला देखा, उन्होंने तो आगे कहा कि हमने कुछ भी नहीं किया। आपने सिंध वालों का हाशर देखा है कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट सिंध के अंदर जो वो प्रोजेक्ट, और खैर ये वापदा वाले हैं जिन्होंने 1 और 2 के जो 17 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, आज वो 85 अरब का हो गया और अभी तक कुछ नहीं हो रहा। तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी कैपेसिटी इश्यूज हैं। और कैपेसिटी इश्यूज अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो केपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हमने पंजाब का भी देखा कि किस तरीके से वहां पे प्रॉब्लम है। तो ये एक सूबे की हद तक नहीं है, ये एक हुकूमत की हद तक नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की हद तक है। ये इनएफिशिएंसी जो है वो सारे मुल्क की। आज मीटिंग में हमने देखा चारों सूबाई हुकूमतों की परफॉर्मेंस, ब्यूरोक्रेट्स की, टेक्नोक्रेट्स की, मैसिवली डिसअपॉइंटेड के। ये तो बादल साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया ब्रदर, वेरी काइंड सर। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक अहम टॉपिक पे जो है वो बात कर लेते हैं। सेनेट आबी वसाइल कमेटी का जो है वो इजलास हुआ, क्लासर साहब क्योंकि वहाँ पे मौजूद थे, इनसे तफसीलात जानते हैं। क्लासर साहब, ये मसला जो है ये सिर्फ किसी एक सूबे तक अब महदूद नहीं है। हम देखते हैं कि सैलाब की वजह से जो है वो कितने नुकसानात होते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए कि नीचे हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बना दी जाती हैं, दरियाओं के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे नुकसानात होते हैं। नई गज डैम के हवाले से भी बात हुई जिसको गेम चेंजर कहा जा रहा था, उसमें जो है वो डिले देखा गया। क्या तफसीलात हैं आपके पास? गेम चेंजर वाली सही आपने लफ्ज यूज किया है उसके लिए, डैम के लिए। नई गज, क्या इसका आपने कहा? नई गज डैम जो है उसको गेम चेंजर कहा जा रहा था फॉर फ्लड प्रोटेक्शन एंड वाटर सिक्योरिटी। गेम चेंजर की कहानी सुनेंगे। गेम चेंज हुए किसके हक में हुई, जरा ये सुनने वाले। आपने देखा होगा ये कागज पढ़ते हुए ना, डॉक्यूमेंट्स मेरे मुंह से 3-4 दफा आहा निकली है। मैं हालांकि रिपोर्टर हम खबरें फाइल करते हैं, 3-4 दफा मैं मतलब घबराया हूं। मैं ये सारे जो पेपर मैं पहले भी पढ़े थे वहाँ मीटिंग में। तो शहादत अवान साहब सेनेटर बहुत काबिल आदमी है, मस्त है, वेरी वर्कहॉलिक, मेहनत करते हैं, इंटेलिजेंस। जैसे हमायूं ये हो गए, मेमन साहब हैं सेनेटर हैं, साद अब्बासी साहब हैं वहाँ पे, अगर सिंधु साहब आते हैं सेनेटर हैं, तो सारे लोग तैयारी के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट इस मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है, वापडा वगैरह थे। बाकी चीज़ों को हम कल कर लेंगे, वो बड़ी होने वाली हैं। उन पे इश्यूज पे जो आपने सीडीए पे बड़ी तनकीद हुई, चेयरमैन साहब पे, सीडीए चेयरमैन पे, शहर के हवाले से सब कुछ हुआ, वो एक साइड पे छोड़ देते हैं, उसको कल टच कर सकते हैं कि वो टॉपिक कहीं नहीं जाने वाला। इस कौम के लोगों को बताना चाहिए कि गेम चेंजर कैसे होता है, मुल्क यहाँ तक पहुंचा कैसे। इस मुल्क के पास इतना पैसा है, आपने सुना नहीं था मिफ्ता इस्माइल साहब से कि 22-23 अरब हमें पता ही नहीं चलता इधर उधर कहां से जा रहा है। बीएसएपी वाला सुन लिया था कि जिनके लिए 22-23 अरब रुपया कोई चीज नहीं, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्या बेचता है। इसकी कहानी सुनने वाले जरिए मजे की सुनिएगा। ये जनाब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था सिंध में, इन्होंने बनाया था, अल्लाह इनका भला करे, ठहरे मैं जरा कागज देख लूं मैं। जी जरूर। 2009 में ओरिजिनल इसका PC1 बना था 2009 में। इस डैम का जो गेम चेंजर आपने बताया अभी, इसके 17 अरब रुपए कॉस्ट थी 2009 में। ये कितने साल हो गए इसको, मतलब 16 साल हो गए तकरीबन। आज इसकी कॉस्ट हो चुकी है जनाब 86 अरब। 86 और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो, 50% है। अब डेटे सुने, जरा मजे की चीजें सुनने वाली हैं कि ये कितनी दफा बना है और कितनी दफा बनने के नाम पे ये मतलब माल पैसा कैसे बनाया गया है कि 16-17 अरब रुपए का जो डैम बनना था उसकी अब कास्ट, और अभी रुका हुआ है, काम नहीं शुरू हुआ, ध्यान में रखिएगा। उस पे
आप उन्होंने इसका 85 अरब 87 अरब रुपया उन्होंने इसका बना दिया। ये मुल्क जरा देखिएगा, इसमें जो अब तक जो मजे का काम हुआ है कि कैसे कैसे इन्होंने इसको कैसे रिवाइज किया है। 2012 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 25, 25 से 27, तो अब तक जनाब उस पे जैसे मैंने कहा उन्होंने बजट बना लिया 87 अरब रुपए का। इस साल जो PSDP है उन्होंने मांगा था इनसे भी डैम बनाने के लिए हमें 20 अरब रुपए दें। आज पता है इन्होंने कितने पैसे दिए हैं? 50 करोड़ रुपए। इस वक्त पानी आया हुआ है, इस वक्त पानी फिर रहा है पूरे सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। लड़ रहे थे तोपों गन्नू गोलियों से बमों से लड़ रहे थे पिछले दिनों में। चोलिस्तान पे नहर निकल रहे थे, हमारे सिंधी भाई सारे के सारे आए हुए थे। पंजाब लड़ रहा था, फेडरेशन खतरे में पड़ गई थी। आप जरा तसव्वुर करें ये डैम अगर मुकम्मल हो जाता जिसकी डेट 2015 में थी चले, तो आप ये कुछ पानी तो स्टोर हो सकता था ना। पानी भी स्टोर नहीं हो रहा, लोग बेचारे अपनी प्रॉपर्टी जाए हो रही है, फसलें हो रही हैं। आप एस्केलेशन कॉस्ट देंगे 17 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट जो है वो आपका जाके वो हो गया है, आपका अभी तक मुकम्मल नहीं हो। नई डेडलाइन दी 2027 में, काम रुका हुआ है। इन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए जिसपे ये इनको वापडा को इनको प्रॉब्लम थे, ये चले गए हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट के पास। एस्केलेशन कॉस्ट थी, कंट्रैक्टर कह रहे थे मैं पैसे दें, अच्छा। लेट हो गए, डिले हो गए, डॉलर का रेट बढ़ गया, कीमतें महंगाई फलानी। भाई जो उस वक्त 2015 में चीजें होनी थी, अब 10 साल वो हो गए थे। वापडा कहता था कोई क्लाज नहीं है, कि वहां पे क्लाज के मसले थे इन्होंने डाली हुई थी, वो उन्होंने हाई कोर्ट से रिलीफ लिया। अच्छा। वहां से उसके अगेंस्ट जो है ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे वापडा जो है भी हम ये पैसे नहीं देते, एस्केलेशन कास्ट वगैरह जो भी थी जनाब। अब वो नाराज हो जाएंगे, कल उसको डिटेल से कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों पिटीशनें वापडा की पड़ी हुई हैं जो चैलेंज किए थे इन्होंने हाई कोर्ट को। और मीनवाइल जनाब सिंध की जो हाई कोर्ट थी उन्होंने जनाब उसकी एस्केलेशन काज की जो इंटरप्रिटेशन थी वो करके उन्होंने ऑर्डर किया 27/5/2025 को वापडा को कहा कि जो कंट्रैक्टर के पैसे हैं आप जो एस्केलेशन कास्ट है ऑन अकाउंट ऑफ अगर कोई रहते हैं तो वो इनको क्लियर करें। इसके अगेंस्ट भी वापडा जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया है और अभी तक उसकी हेयरिंग की ये पिटीशन नहीं लगी। ये तो 2027 तक भी नहीं होने वाला है। मैं और कह रहा हूँ अनप्रेसिडेंटेड, अच्छा वो ये अनप्रेसिडेंटेड हाइक इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड लिटिगेशन लेड टू स्लो प्रोग्रेस बाय द कंट्रैक्टर। कि लिटिगेशन होगी दरमियान में रुक गया, फिर एस्केलेशन कास्ट बढ़ गई, उसके बढ़ गई। जिस मुल्क में गेम चेंजर जो 17 रुपए का बनना था 87 अरब तक पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में 2 वहां पिटीशनें पड़ी हुई हैं, कोई उस पे कोई अमल सुप्रीम कोर्ट भी केसेस नहीं करे, हमको ज्यादा तो कह नहीं सकते। ये वो आपकी कारकर्दगी है। ये मैं आपको बड़े मुख्तसर लफ्जों में चीजें बताई, कल इसका फॉलो अप भी देंगे आपको कि एक साल में और बहुत कुछ है। आप मुझे बताएं जिसको आप गेम चेंजर कह रहे थे, इस मुल्क के पास कितना बड़ा पैसा है, तबाही बर्बादी देखे, कैपेसिटी के इश्यूज हैं। और जब तक मैं कहता हूं सरकारी अफसरान ना मिल जाएं, मतलब उन लोगों से पूछें जिन्होंने इनकी फेक गारंटी को एक्सेप्ट किया, बैंक से चेक कराने में कितनी देर लगनी थी वापडा को या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर को, जो भी एजेंसी थी, कि चेक करवाएं कि ये जो हम इसको 17 बिलियन रुपीस का वो दे रहे हैं, उसको कंट्रैक्ट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, एडवांस भी देता है, जो बैंक गारंटी इसने अगेंस्ट दी है उसके कंट्रैक्ट किया, ये ठीक है कि नहीं है? शेर के बच्चे जो है ना 2012 से 18 तक नहीं कर सकते। जब मिली भगत हो तो फिर कौन चेक कराता है क्लासरा साहब? और फिर वापस भी तो उन्हीं को दे दिया। आपने कहा वापस भी उन्हीं को जो है वो दे दिया। फिर उनको दिया, फिर वो एस्केलेशन कास्ट लेने आ गए। इन्होंने कहा हम नहीं देते, क्लास नहीं है, वो सिंध हाई कोर्ट में चले गए, वहां से ऑर्डर हुए, उसके अगेंस्ट ये वहां पे चले गए इधर सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे अभी तक पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप ही नहीं की। इस पे जो है वो हम मजीद जो है वो डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि आप जो है वो काफी नाराज है इस प्रोजेक्ट, बड़े स्कैंडल रिपोर्ट की रोज की यार खुदा का खौफ। कॉस्ट जो है वो कहां से कहां पहुंच जाती है इन प्रोजेक्ट्स की जो है ओवर द इयर्स। जैसे हम आपका इतना बड़ा इतने सालों में जो होना था, आपको एग्रीकल्चर जो बेनिफिट आपने लिखे थे जिसके लिए मंसूबा बनाया था, सही है, मतलब ठीक है। नाजरीन इसी पॉइंट पे जो है वो हम आज का प्रोग्राम जो है वो खत्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।